हेलो एमर्स, आज हम लोग फोर्स में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स अगर आएगा तो क्या होगा, यानी फोर्स किस किस तरीके से चेंज लेके आता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में ये देख लिया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि फोर्स जो आता है वो कॉज है। फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज। फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज, यानी भैया ये बदलाव परिवर्तन का कारण ही कौन है? बल है। यानी कोई बल आएगा तभी क्या आएगा? परिवर्तन होगा। अब वो चेंज कई सारे टाइप्स के थे, हम लोगों ने देखे थे। जैसे एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में डालना, यानी मोशन से रेस्ट में चेंज लेके आना, यानी मोशन को चेंज करके रेस्ट में करना, फोर्स। क्यों? फोर्स। रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में लेके आना, कौन आया? फोर्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड, स्पीड को क्या कर देना? स्पीड स्लो है, स्लो को क्या कर देना? फास्ट कर देना, कौन आया? फोर्स। फास्ट है स्पीड, इसको स्लो कर देना, कौन आया? फोर्स। फिर आप देखोगे स्पीड हो गया, उसके बाद फिर आप देखोगे कि स्पीड के बाद फिर हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन के अंदर चेंज लेके आता है। तो डायरेक्शन में भी क्या लेके आ जाता है? चेंज। यानी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की चेंज आ रहा है तो इसका मतलब भी कौन आया? फोर्स। और फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप में अगर कोई चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, तो वो भी क्या किसके कारण आता है? फोर्स। ठीक है, तो ये सब के सब कारण किसके कारण है? फोर्स के कारण है। ठीक है, ये रहा कारण। समझ में आ रहा है? दैट इज द टाइप ऑफ चेंज। मतलब जब जब चेंज आएगा, इतने सारे चेंजेस क्या है आपको दिखाई जा रहे हैं कि ये कारण बनेगा फोर्स का। मतलब ये चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब कौन आया है? फोर्स। मैंने पहले भी बताया था फोर्स आपको दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल आप फील कर सकते हो ड्यू टू थ्रू दिस चेंज, यानी इन चेंज के द्वारा। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये चेंज आ रहा है तो कौन आया है? फोर्स आया है। तो फोर्स आएगा तो ये आएगा। ठीक है ना। दैट मीन्स ये भी मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सब के सब क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये पांचों के पांचों कैरेक्टर्स उसके अंदर नजर आ सकते हैं, यानी पांच में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर नजर आ रहा है। तो आपको याद रख लेना कि इनमें पांचों में से कहीं भी कुछ हो रहा है तो इसका कंडीशन या कारण कौन बन रहा है? फोर्स। यानी फोर्स आया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन पांचों में से कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलना है कि कोई ना कोई फोर्स आया है। ठीक है, क्योंकि बिना फोर्स के इन पांचों में से कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। एवरीवेयर फोर्स जरूर मौजूद होगा तभी ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, याद रख लिया? बिल्कुल याद रख लिया सर, कि अब इस दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, स्पीड स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो, डायरेक्शन में चेंज या शेप में चेंज, तो फोर्स आएगा। यानी वहां पे कौन होगा? फोर्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसके आगे बढ़ूं या इसके आगे की बात करूं तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया था कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में ही। अब हम लोग देखेंगे कि भैया फोर्स बता दिया आपने, फोर्स आएगा तो ये होगा, फोर्स दिखाई नहीं देता है, इन चेंजेस के कारण हम समझ सकते हैं। क्या फोर्स जो होता है वो क्या है? मतलब अगर इन पांचों को समराइज किया था हम लोगों ने तो बोला था क्या कि पुल आर पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पुल आर पुश ही क्या होता है? फोर्स कहलाता है। यानी फोर्स क्या है तब? फोर्स ये है। यानी पांचों चेंजेस को मैं समराइज करूंगा, क्या बन जाएगा? पुल आर ऑफ नहीं है, सॉरी, आर पुश। पुल मतलब क्या होता है भैया? पुल मतलब होता है खींचना, या सिंपल समझ सकते हो, यहाँ पे होगा खिंचाव, खिंचाव, और यहाँ पे होगा धक्का। यानी या तो धक्का मार रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, धक्का लगा रहे हो, या उसको खींच रहे हो, तो इसका मतलब वही क्या लगा रहे हो तुम? फोर्स। ठीक है ना। यानी किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है या धक्का दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स। यानी वो फोर्स है। ये जो धक्का और खिंचाव है वो क्या है? फोर्स है। और ये फोर्स जब आएगा तो इसका मतलब, यानी धक्का और खिंचाव हुआ तो इसका मतलब पांच तरीके के वो चेंज जो अभी आप लोगों ने देखे हैं, पांच तरीके के, पांच में से कोई भी एक चेंज इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो पांच में से कोई एक चेंज नजर आएगा। यानी वहां से ये पांचों पांचों इफेक्ट नजर आ सकते हैं। पांचों में से कोई भी एक आ सकता है, पांचों नजर आ सकता है या एक नजर आ सकता है। पांचों नहीं नजर आएगा, सॉरी, यहाँ पे कोई एक इफेक्ट नजर आएगा, एक से दो इफेक्ट नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो फोर्स समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं, यानी फोर्स भैया कितने प्रकार का होता है? भैया इतना खतरनाक चीज है क्या अकेले एक ही रूप में रहता है? नहीं, फोर्स के भी कई सारे रूप हैं भाई। फोर्स के भी क्या है? कई सारे रूप हैं। अगर मैं फंडामेंटल, मतलब टाइप्स ऑफ फोर्स देख रहा हूं, किस बेसिस पे? फंडामेंटल बेसिस पे।
टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल लॉस। फंडामेंटल लॉस की बेसिस पे देखूं, भौतिक क्या बोलते हैं, मूलभूत नियमों के आधार पे मैं टाइप्स ऑफ फोर्स देखूं, तो यहाँ पे मुझे कितने प्रकार नजर आएंगे? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद कौन आएगा भैया? उसके बाद आता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकता हूँ। फिर तीसरे नंबर पे मैं जाऊंगा, तो तीसरे नंबर पे मेरा आता है इंटर या वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फिर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इस वीक न्यूक्लियर फोर्स के अगर क्रम को भी तुम चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कई कई जगह पे ऐसे नजर आता है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएम जो फोर्स है अभी हम देखेंगे, ये तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय बल, और इसको बोलते हैं हम लोग यहां से बोलेंगे नाभिकीय बल। ठीक है, तो अगर मैं फंडामेंटल लॉस यानी शुरुआती नियमों के आधार पे देखूं, शुरुआती तौर पे देखूं, मूलभूत आधार पे देखूं, यानी एकदम फंडामेंटल का मतलब जो चीज होने से, मतलब ये चीज होगी तभी कोई चीज होती है, समझ आ रहा ना? जैसे बॉडी के अंदर सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, वैसे ही ये फोर्सेस भी हैं हमारे फंडामेंटल्स, यानी ये फोर्सेस होंगे ही होंगे हमारे जीवन काल के अंदर। कहने का अर्थ है जैसे हमारी बॉडी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, सेल होगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल होगा, वैसे फोर्स होंगे तो ये चारों के चारों फोर्स लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये 4 तरीके के जो फोर्सेस हैं, ये चारों के मतलब कैपेबिलिटी के आधार पर रखा गया है। मतलब आप समझेंगे तो यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे तगड़ा फोर्स कौन है, सबसे कमजोर फोर्स कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे कमजोर फोर्स है अगर देखा जाए फंडामेंटल, मतलब इस नेचर के अंदर फंडामेंटल रूप से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे कमजोर है। उससे मतलब ताकतवर कौन सी फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। उससे भी ताकतवर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे भी ताकत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस आपको जो नजर आ रहे हैं, ये क्रम है किसी भी फोर्स की ताकत का। अब से ताकतवर होने का क्या मतलब है? ताकतवर मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 4 फोर्सेस मैंने लिखा, चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल मतलब मूलभूत बल हैं, यानी अगर बल होगा तो ये चारों बल इस धरती के अंदर आएंगे ही आएंगे, इनको लाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। फिर से मेरी बात समझो, मैंने बोला फंडामेंटल फोर्सेस है। ये कैसे फोर्सेस हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। मैं यहाँ पे सबको मिटा दूं, अगर मैं सीधा लिख दूं फंडामेंटल फोर्सेस, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज फंडामेंटल फोर्सेस, तो आप क्या नाम दोगे कि सर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स यानी मूलभूत बल। सर मतलब अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं बता रहा हूं यार। इस दुनिया के अंदर ऐसे बल जिनको आप किसी स्थिति या परिस्थिति के थ्रू नहीं तैयार कर सकते, ये बल ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएंगे। ये बल क्या होंगे? ऑटोमेटिक उत्पन्न होंगे। यानी ये जो बल हैं ये किसी दूसरे क्रिएटिविटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। नहीं समझे सर? फिर से समझाओ। मान लो ये मेरा टैबलेट है, इस टैबलेट को मैं यहाँ पे रख दूं, मैं अपने हाथों पे रख रहा हूँ,
इस टैबलेट को जब मैं अपने हाथों पे रखा हुआ हूं तो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस टैबलेट के ऊपर मैं बिना कुछ किए क्या बता सकता हूं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नहीं सर। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, जैसे मैं इस हाथ से पुल कर रहा हूं, पुल करूंगा तो ये इधर जाएगा, या इधर करूंगा उठाऊंगा तो ये ऊपर उठेगा, क्या कर रहा हूं? तो ये मुझे लगाना पड़ रहा है, जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये ऊपर या इधर उधर जा रहा है, तो ये तो मुझे कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन बिना कुछ किए टैबलेट इस पोजीशन पे है, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्सेस जिसको कुछ करना ना पड़े अपने आप लग रहा है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस धरती पे जन्म ले रहा है तो उसके पास या उसके अंदर या उसके ऊपर, सिंपल उसके पास, उसके ऊपर या उसके अंदर, ये चारों फोर्सेस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्या होंगे? लग रहे होंगे। इनको आप रोक नहीं सकते। मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास चारों फोर्सेस ये होंगे, और ये फोर्सेस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये टैबलेट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर ये चारों फोर्सेस लग रहे हैं। सर हाउ डू यू से दैट? हाँ बिल्कुल, ये इस टैबलेट के ऊपर, जबकि हमको लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं है, यानी इसके अंदर तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। सर फिर कैसे? भाई फोर्स आएगा तो इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इफेक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली इफेक्ट है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। ये सभी बैलेंस है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? फिलहाल में आप ये समझ लीजिएगा, फंडामेंटल फोर्सेस मतलब जो एक ऑब्जेक्ट, जब मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब उसके पास चार फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? अब सर कैसे चारों को एक्सप्लेन किया जाए, कैसे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चारों फोर्सेस लगते हैं, और सबसे तगड़ा फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कमजोर इलेक्ट्रोमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और उससे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए बारी बारी समझते हैं। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी फिर से समझ लो। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है सर? क्योंकि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और उन कणों का आपस में क्या होगा? कोई ना कोई भार होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर लगभग 200 कणों से मिलकर बना है, तो इन 200 कणों का कोई ना कोई तो भार होगा, कुछ ना कुछ तो भार होगा, वही भार क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि अगर एक पदार्थ है तो वो कणों से मिलकर बना होगा, और अगर कणों से मिलकर बना है तो उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा ही होगा। इसका मतलब कुल मिला के मैं क्या करूं कि एक पदार्थ के पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा ही होगा। और पदार्थ की डेफिनेशन भी यही है कि उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए और जगह घेरना चाहिए, है ना? सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि एक पदार्थ है, उसके कण है, अब उन कणों के पास द्रव्यमान है। ग्रेविटेशनल फोर्स यही कहता है भैया, एक ऐसा फोर्स जो एक पदार्थ यानी जिसके पास द्रव्यमान है, दूसरे पदार्थ जिसके पास द्रव्यमान है उस पे लगाता है। मतलब नहीं समझे सर? फिर से, एक पदार्थ जिसके पास द्रव्यमान है, वो दूसरे वाले पदार्थ, दूसरे वाले सब्सटेंस जिसके पास मास है, वो क्या करता है? उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, अपने मास के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण। ठीक है? तो अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पे अपने द्रव्यमान के कारण जो बल उत्पन्न कराता है या बल लगाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और चूंकि तुम पृथ्वी पे हो तो एक चीज समझो, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज्यादा फोर्स। तो चूंकि तुम पृथ्वी पे हो और पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुएं हैं, तो एक बात बताओ, सभी वस्तुओं का मिला के अगर मैं देखूं तो सभी वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। और किसी, मैं मार्कर ले लूं, टैबलेट ले लूं, ये घर ले लूं, तो इन सबका उतना भारी नहीं होगा, उतना भारी नहीं होंगे जितनी पृथ्वी हमारी अकेले भारी है, क्योंकि ये सभी के सभी किसके ऊपर टिके हुए हैं? पृथ्वी पे। तो सीधी बात है, पृथ्वी हमारी भारी है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बल कौन लगा रही होगी? पृथ्वी। किसी भी वस्तु पे लगा रही होगी? बिल्कुल सर, इस मार्कर पे लगा रही है, हमारे ऊपर लगा रही है, इस घर के ऊपर लगा रही है। इसी कारण तो हम ऊपर जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। अच्छा सर, ये कब लगाती है? सर जब इसको ऑब्जेक्ट कहा तभी लगना स्टार्ट। भाई खुद देखो, मैं खुद यार पदार्थ हूँ कि नहीं हूँ? मेरे पास द्रव्यमान है, मैं जगह घेर रहा हूँ, तो मैं पदार्थ हूँ? बिल्कुल हूँ। अब मैं अगर पदार्थ हूँ तो पृथ्वी मुझे खींचेगी कि नहीं खींचेगी? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, मेरे पास द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी मुझे अपनी ओर खींचेगी। खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सर मेरे ऊपर बल लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। ये मार्कर है, मार्कर के पास द्रव्यमान, इसका मतलब पृथ्वी इसको भी खींच रही होगी।
ये घर है, इसका भी द्रव्यमान, इसका मतलब पृथ्वी इसको भी खींच रही होगी। तो इस दुनिया के अंदर या इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको पृथ्वी क्या कर लेगी, खींच लेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरी वाली द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाती है, क्योंकि दोनों के पास द्रव्यमान है। ये न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जब कोई फोर्स लगाती है अपने द्रव्यमान के कारण, अपने मास के कारण, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो वैसे ही जब मेरा ये टैबलेट है, जब मैं अपनी हाथों में लिया हुआ हूँ, क्या पृथ्वी इसको नीचे नहीं खींच रही होगी? है? इस लैपटॉप को मैं कहाँ रख दूं कि टैबलेट को कहाँ रख दूं कि पृथ्वी इसके ऊपर नहीं बल लगाएगी? फिर कहीं भी रख दो, इस दुनिया के किसी भी कोने में रख दो, पृथ्वी हर जगह पे बल लगाएगी ही लगाएगी। लगाएगी ना? कैसे पता चलेगा? जो ही मैं इसको अपने हाथ से, जो ही मैं यहाँ से अपने हाथ का सहारा हटा दूं, तुरंत कहाँ चला जाएगा? ये नीचे। इससे सीधा पता चलता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, इसको खींच रही है। कहाँ की ओर? नीचे की ओर। तो इसके ऊपर तुम ध्यान से देखो तो तुमको दिख रहा है क्या ये लगा हुआ बल, लेकिन लगा है कि नहीं लगा है? ये फंडामेंटल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए जाने के लिए? नहीं। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या है, इसको समझो। पहली बात तो ये सेंटर से लगने वाला फोर्स है, मतलब एक मास है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। मान लेता हूं इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m1 है, और इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो क्या होगा, चूंकि ये दोनों द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, तो ये इस द्रव्यमान के सेंटर पे, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा, और ये m2 मास का जो सेंटर होगा, ये दोनों मतलब एक द्रव्यमान वाली वस्तु, या इसको मान लो ए वाला वस्तु है, ये बी वाला है, तो ए जो होगा बी पर और बी जो होगा ए पर क्या करेगा, बल लगाएगा। बल लगाएगा यानी ए भी पास आना चाहेगा और बी भी क्या होना चाहेगा, पास आना चाहेगा। तो एक बात और समझ लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा फोर्स है, आकर्षण बल है। आकर्षण बल मतलब समझ में आ रहा है ना, हमेशा खींचता है, पास बुलाता है, ऐसा नहीं दूर भगाता। दूर भगाने वाला बल नहीं है, रिपल्सन वाला नहीं है। इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ए क्या करेगा, चूंकि इसके पास द्रव्यमान है, बी के पास भी द्रव्यमान है, तो ए और बी अपने द्रव्यमान के कारण क्या आएंगे, पास पास आएंगे। सपोज कर लो ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। तो अगर मैं ये पता करना चाहूं कि इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, जो कि फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और डिटेल में समझे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के मल्टीप्लीकेशन के। मतलब जितना ज्यादा इन दोनों का द्रव्यमान रहेगा उतना ज्यादा बल बढ़ेगा। ठीक है, यानी उतना ज्यादा बल लगेगा। लेकिन जितना ज्यादा इन दोनों के बीच की दूरी होगी, जितना ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी, उसका वर्ग कर देंगे तो उसके अपोजिट चलेगा। यानी जितना ज्यादा दूरी बढ़ाओगे फोर्स क्या होते जाएगा, कम। अगर दूरी का गैप 2 गुना कर दिए तो 4 गुना फोर्स कम होगा, 4 गुना कम कर दिए तो 16 गुना फोर्स कम हो जाएगा। मतलब अगर दूरी बढ़ा दिए 2 गुना, पहले 2 मीटर थी अब 4 मीटर कर दिए, 2 गुना बढ़ा दिए ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 16 गुना कम होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? स्क्वायर का मतलब यही है, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं जब इस पूरे को सेमराइज करता हूं तब जाके ये क्या बनता है, ये वाला फॉर्मूला बनता है। देखो m1 m2 ऊपर है, ऊपर रख दिया, ये आर स्क्वायर नीचे है, नीचे रख दिया, और यहाँ पे बगलिया में क्या ला दिया, कैपिटल जी। क्यों ला दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना था। और कैपिटल जी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻11। ठीक है, 10⁻11। और ये इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुणांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुणांक, ठीक है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से कहां तक लगता है, सेंटर से सेंटर के तक। ठीक है ना, सेंटर से सेंटर के। ठीक है, अब देखो अगर मेरी पृथ्वी है, अब मैं इसको और डिटेल में करूं तो देखो ये मेरी पृथ्वी है पूरी की पूरी। सपोज कर लो ये मेरी पूरी पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इतना ऊपर है, इतनी हाइट पे है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी का क्या होगा, रेडियस होगा, और ये h हाइट पे है तो इतना हाइट हो गया।
मेरी पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो कैपिटल M1 है और इसका कितना है M2 है ना। तो अगर मुझे पता करना हो क्या कि इनके बीच में कितना बल लग रहा है तो क्या होगा, ध्यान देना, F इज इक्वल टू G ऐसे रहेगा। तो कौन है, M1 है, M1 कैपिटल है और M2 छोटा है, M2 छोटा। बीच की दूरी यहां से यहां तक क्या थी R और यहां से यहां तक H, तो बढ़ गया ना R प्लस H, और R प्लस H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पता चल जाएगा कितना बल लग रहा है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जितना ऊपर रहेगा हम आराम से पता कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, हमें उसको यानी उस दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या में क्या कर देनी है, जोड़ देनी है, अर्थ के रेडियस में जोड़ देनी है और उसका स्क्वायर करके निकाल देना है। दैट मीन्स यही फॉर्मूला लगेगा। तो याद रखिएगा ऑलवेज ये सेंटर से सेंटर के बीच में लगती है, हमेशा कहाँ से कहाँ तक लगती है, सेंटर से सेंटर के बीच में। इसका क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला, यानी अट्रैक्ट करती है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा फोर्स जो हमेशा लगा रहता है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये चारों ऐसे फोर्सेस है जो हमेशा लगे रहते हैं, कहने का अर्थ ये है। इसमें पहला मैंने बता दिया कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट है मास होगा तो पृथ्वी इसको हमेशा खींचेगी, और आप हमेशा पृथ्वी पे हो तो इसका मतलब हमेशा बल लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 24 घंटे आपके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यस और नो, चलिए ठीक है, आपने ये देख लिया। अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये फोर्स को देखते हैं। अभी ये समझ लिया आप लोगों ने, इसको आप लोग नोट कर ही लेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है भैया, मान लो ये पदार्थ है, अभी जस्ट तुमने बताया कि कोई पदार्थ है उसके पास मास है। वो मास क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कण हैं, यानी इस मार्कर के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, हाँ या ना, इस मार्कर के अंदर भी छोटे छोटे कण है कि नहीं है। अब अगर इस मार्कर के अंदर छोटे छोटे कण है तो एक बात बताइए, छोटे छोटे कण हमको निकलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जैसे मान लो अगर ये छोटे छोटे कण है तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके कणों को निकाल के अपने ऐसे फैला दूं मैं, तो क्या ऐसे नजर आ रहे हैं, निकल जाएंगे क्या आसानी से, नहीं सर, ये तो आपस में क्या हुए, चिपके हुए हैं। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को लेता हूँ कि क्या उसके कण छोटे छोटे हैं तो फिर फैले होते हैं, नहीं सर, वो आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। बर्फ ही ले लो, बर्फ की अगर बात करोगे तो बर्फ के अंदर जो उसके पार्टिकल होते हैं वो आपस में चिपके होते नहीं होते हैं, तो एक सॉलिड फॉर्मेशन बनता है, बनता है नहीं बनता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि आखिर ऐसा क्यों कि उसके अंदर जो कण है वो क्या होते हैं, आपस में चिपके होते हैं। तो इसका कारण है कि आप जान लीजिएगा कि एक पदार्थ अगर बन रहा है तो एक पदार्थ के पास क्या होनी चाहिए, निश्चित आकृति होनी चाहिए। मतलब निश्चित आकृति मतलब सिंपली एक आकृति होनी ही चाहिए, होनी चाहिए ना, एक शेप होगा कि नहीं होगा। और वो शेप तभी होगा जब उसके मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड रहेंगे। शेप होगा तभी जब उसके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब वो जो कण है, पार्टिकल, सिंपली मैं बोलूंगा पार्टिकल, अभी मॉलिक्यूल के थ्योरी पे नहीं जाऊंगा। पार्टिकल यानी जो कण होंगे आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड होंगे, यानी ये कण आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, तब जाके किसी पदार्थ के पास क्या आती है, शेप आती है। जैसे यही है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कण मान के चलता हूँ 5000 कण है इसके, तो 5000 कणों को ऐसे फैला दो पहले, ठीक है, फिर उनको लेके आया गया होगा, फैले हुए कणों को क्या कर दिया गया होगा, बिटोरा गया होगा, बिटोर के एक में सबमर्ज किया गया होगा, जब वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तभी तो एक फिक्स शेप मिली है, हाँ या ना। अगर वो फैले होते तो इस शेप में होता, किसी पदार्थ का कोई शेप होता, हमारा कोई शेप होता, हमारे बनावट आप बता सकते थे जब कण दूर दूर होते या फैले होते, तो नहीं, हम तभी बता सकते हैं जब वो आपस में क्या होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे। तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। यानी एक ऐसी फोर्स जो किसी भी पदार्थ के कणों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो कणों को आपस में क्या करता है, इंटरकनेक्टेड रखता है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये जो कण यहाँ है, 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 इन सबको एक पास बुलाएगा, इन सबको एक पास लेके आएगा और इन सबको एक पास ला के क्या कर देगा, ऐसे चिपका के एक फिक्स शेप का निर्माण करेगा। आई बात समझ में। तो यानी जितनी भी आकृतियां आप किसी पदार्थ की देखते हो तो किस कारण देखते हो, क्योंकि जो कण है, ये जो कण है आपस में क्या है, चिपके हुए हैं। और चिपके क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या फोर्स, कौन सा फोर्स लगा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो इनको क्या किया हुआ है, बांध के रखे हुए है। ठीक है, हाँ या ना।
बिल्कुल, एक सेकेंड रुकिए, कॉल आ रहा है। चलिए देखिएगा, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तभी जाके इनके पास क्या आएगी, फिक्स्ड शेप। तो फिक्स्ड शेप का कारण क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो इनको क्या करता है, आपस में चिपका के रखता है। अब अगर मान लो, तुम ध्यान से देखना, सॉलिड पढ़े हैं हम लोग, लिक्विड पढ़े हैं, और फिर क्या पढ़े हैं, गैस। तो सॉलिड यानी ठोस, तो ठोस के कण आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, जिसके कारण उनके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे ये टैबलेट अभी जस्ट देखा मैंने, मैं अपना पूरा प्रैक्टिकल टैबलेट पे कर रहा हूं। पहला तो देख लिया किसके पास मास है, इसको पृथ्वी खींच रही होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। दूसरा अभी मैं देख रहा हूं कि ये भाई पदार्थ है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कण होंगे, और छोटे छोटे कण होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि इस पदार्थ, ये इस टैबलेट का एक फिक्स शेप है, आयताकार है कि नहीं है, यानी फिक्स शेप है, तो इसका मतलब इसके जो छोटे छोटे कण हैं आपस में चिपके हुए हैं कि नहीं है। क्या मैं इनके कणों को ऐसे तोड़ना चाह रहा हूं, टूट जा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब चिपके हैं ना आपस में। तो चिपके हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके कणों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वही फोर्स इनके कणों को क्या करके रखा है, बांध के रखा है। तो हमने देखा हुआ है कि सॉलिड, टैबलेट मेरा सॉलिड था, तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। लेकिन जब लिक्विड में जाओगे यानी द्रव में जाओगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम। और जब गैस में जाओगे तो गैस वाले में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और कम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और कम हो जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो होता क्या है, सॉलिड में तो हाई रहता है, तो कण पास पास चिपके रहते हैं। इसके अंदर जब जाओगे लिक्विड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो जो पदार्थ होता है उसके कण बहना स्टार्ट कर देते हैं। पानी बहता है कि नहीं बहता है, क्योंकि उसके कण ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम है। इनका मतलब कण आपस में इंटरकनेक्टेड कम रहेंगे, तो ये इधर से उधर जा सकते हैं, है ना। जबकि जब लिक्विड में जाओगे, गैस में जाओगे, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है। और जब बिल्कुल कम होता है तो क्या होगा, उसमें क्या होता है कि वो आराम से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, यानी आराम से करते जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते जाते हैं, भागते जाते हैं। गैस का क्या होता है, रैंडमली एक जगह से कण दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है जो उनको आपस में कनेक्ट कर पाए। तो कोई ऐसा फोर्स ही नहीं जो उनको आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर पाता है। इस कारण क्या होते हैं, वो दूर दूर भागते रहते हैं गैस के अंदर। समझ में बात। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है भैया, पकड़ के रखता है। तो एक बात बताओ, कोई पदार्थ है, तो उस पदार्थ के पास फिक्स शेप है, तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो ऑलरेडी उसके अंदर लगे होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो उसके कण आपस में चिपके होंगे। ये दूसरा ऐसा फोर्स है जिसको हमको लगा, हम लगा रहे हैं, नहीं सर, वो कण आपस में चिपक रहे हैं, उन फोर्सेस खुद लगा रहे हैं, हाँ या ना। तो इनका मतलब यहां से समझ में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, सर ये कोई पदार्थ है तो उसके कणों के बीच में लगा ही होगा, उसको मैं नहीं लगाऊंगा, इसलिए फंडामेंटल है कि नहीं है। फंडामेंटल मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों फोर्सेस आई होप आप समझ गए। अब आपका क्वेश्चन आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग अभी नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आप इतना पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं।